तो दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं गुड अमेरिकन फैमिली नाम की इस सीरीज़ के बारे में। इस सीरीज़ को एक तरह से रिलीज़ होते हुए एक तरह से मैं आपको बता दूं, एक पर वीक एक एपिसोड रिलीज़ किया जा रहा है और तकरीबन 5 एपिसोड रिलीज़ कर दिए गए हैं। आज के दिन भी एक एपिसोड रिलीज़ किया गया है और 2 से 3 एपिसोड अपकमिंग हमें देखने को मिलेंगे। तो उन्हीं के बारे में बात करेंगे। अपकमिंग जो एपिसोड अभी जो रिलीज़ हुए हैं उनकी एक्सप्लेनेशन स्टोरी क्या देखने को मिली है, उनका रिव्यू करेंगे और फैक्ट है, डिटेल अपडेट और अपकमिंग एपिसोड के बारे में भी अपडेट आपको बताएंगे। तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन दबाकर इसे ऑल पर सेट कर दे। बाकी आगे मैं आपको इसके बारे में थोड़ी और डिटेल बताता हूँ। गुड अमेरिकन फैमिली एक अमेरिकी ड्रामा लिमिटेड सीरीज है जो क्रिस्टीन, एलेन पोम्पेओ और माइकल बार्नेट, मार्क डुप्लास द्वारा नतालिया ग्रेस, इमोजेन फेथ रीड, जो एक बोनापन से पीड़ित बच्ची है जिसे बार्नेट छोड़ने का फैसला करते हैं क्योंकि वह अजीबोगरीब व्यवहार दिखाना शुरू कर देती है, झूठा दावा करती है कि वह एक वयस्क थी जो ऐसा करने का औचित्य साबित करने के लिए एक बच्ची होने का नाटक कर रही थी। हुलू ने 19 मार्च 2025 को सीरीज का प्रीमियर किया। कलाकार और पात्र मुख्य: एलेन पोम्पेओ, क्रिस्टीन बार्नेट, नतालिया की दत्तक माँ; मार्क डुप्लास, माइकल बार्नेट, नतालिया के दत्तक पिता; इमोजेन फेथ रीड, नतालिया ग्रेस के रूप में एक 7 वर्षीय बौनेपन से ग्रस्त लड़की; पुनरावर्ती सरयू ब्लू, वालिका के रूप में क्रिस्टीन के डेकेयर में एक बच्चे की माता; ड्यूल हिल, ब्रैंडन ड्रिस्टेल, एक जासूस जो बार्नेट्स के खिलाफ आपराधिक आरोपों की जांच कर रहा है; जेनी ओहारा अल्मेडा के रूप में; किम शॉ जेनिफर के रूप में माइकल के अलग होने के बाद उसकी नई पत्नी; 2 क्रिस्टीना हेंड्रिक्स, सिंथिया मैंस; अतिथि मैरी बर्डसोंग, सैंडी मोसले के रूप में; डॉ वाचर के रूप में काइल बोनहाइमर; डोमिनिक बर्गेस, टॉम; जेनिफर लाफ्लूर, लेस्ली के रूप में। शैली नाटक के द्वारा बनाई गई केटी रॉबिन्स। शोरनर्स: केटी रॉबिन्स, सारा सदरलैंड। अभिनीत: एलेन पोम्पेओ, मार्क डुप्लास, इमोजेन फेथ रीड। संगीतकार मार्सेलो ज़ारवोस। उद्गम देश संयुक्त राज्य अमेरिका। मूल भाषा अंग्रेजी। ऋतुओं की संख्या 1, एपिसोड की संख्या 2। उत्पादन: कार्यकारी निर्माता एरिन लेवी, नाइल्स किर्चनर, माइक एप्स, एंड्रयू स्टर्न, डैन स्पिलो, एलेन पोम्पेओ, लॉरा होल्स्टीन, सारा सदरलैंड, केटी रॉबिन्स, लिज गर्बस, पायलट। उत्पादन कंपनियां: 20वां टेलीविजन, बाबका चित्र, विपत्ति ज़ेन, एंड्रयू स्टर्न प्रोडक्शंस, नेपटाउन प्रोडक्शंस। उद्योग मनोरंजन भागीदार। मूल रिलीज: नेटवर्क हुलू। मुक्त करना 19 मार्च 2025। वर्तमान: 1 लगभग एक प्रार्थना की तरह, लिज गर्बस। 5 केटी रॉबिन्स, 19 मार्च 2025। 2 घबराहट से बाहर निकलें, स्टेसी पैसन, केटी रॉबिन्स, 19 मार्च 2025। 3 हर जगह भूत, टीबीए, सारा सदरलैंड, 26 मार्च 2025। 4 वहीं काले और सफ़ेद रंग में, टीबीए, योघन ओडोनेल, 2 अप्रैल 2025। 5 इसके बिना बहुत दुख होता है, टीबीए, केटी रॉबिन्स, 9 अप्रैल 2025। 6 आज नहीं शैतान, टीबीए, जैक्विन टी कास्टेलानोस, 16 अप्रैल 2025। 7 यदि आप एक कहानी अच्छी तरह से बताते हैं, टीबीए, सामंथा लेवेंशस, 23 अप्रैल 2025। 8 उसके हाथों पर खून, टीबीए, केटी रॉबिन्स और सारा सदरलैंड, 30 अप्रैल 2025। उत्पादन: अगस्त 2022 में यह बताया गया कि हुलू ने नतालिया ग्रेस के जीवन की सच्ची घटनाओं से प्रेरित एक सीमित श्रृंखला का आदेश दिया था जिसे केटी रॉबिन्स द्वारा बनाया गया था। एलेन पोम्पेओ ने क्रिस्टीन बार्नेट के रूप में अभिनय करने और लॉरा होल्स्टीन के साथ अपने कैलामिटी ज़ेन बैनर के तहत कार्यकारी निर्माता के रूप में हस्ताक्षर किए। सारा सदरलैंड, माइक एप्स, डैन स्पिलो, नाइल्स किर्चनर और एंड्रयू स्टर्न भी कार्यकारी निर्माता हैं। 6 20वें टेलीविजन, पहले एबीसी सिग्नेचर 5 के माध्यम से द्वारा निर्मित श्रृंखला को अपने केंद्रीय पात्रों के परस्पर विरोधी आख्यानों को प्रतिबिंबित करने,
के लिए कई दृष्टिकोणों से बताया गया है। लिज गार्बस पायलट का निर्देशन और कार्यकारी निर्माता हैं। 7 मार्च 2024 में मार्क डुप्लास को माइकल बार्नेट की भूमिका निभाने के लिए चुना गया था। असली बार्नेट श्रृंखला के लिए अपनी कहानी के अधिकार बेचने वाले एकमात्र व्यक्ति थे। 8 अगले महीने ड्यूल हिल और सरयू ब्लू को आवर्ती भूमिकाओं में लिया गया। 9 जुलाई 2024 तक मुख्य फोटोग्राफी सांता क्लैरिटा, कैलिफोर्निया में हो रही थी। 10 मुक्त करना 8 एपिसोड की श्रृंखला हुलू द्वारा साप्ताहिक रूप से जारी की गई थी, जिसका 2 एपिसोड प्रीमियर 19 मार्च 2025 को होगा। 8 स्वागत समीक्षा एग्रीगेटर वेबसाइट रॉटन टोमाटोज पर 14 आलोचकों की 50% समीक्षाएं सकारात्मक हैं, जिनकी औसत रेटिंग 5.6 है। 11 मेटाक्रिटिक, जो भारित औसत का उपयोग करता है, ने 12 समीक्षाओं के आधार पर पहले सीजन को 100 में से 60 का स्कोर दिया, जो मिश्रित या औसत समीक्षा दर्शाता है। एलेन कैथलीन पोम्पेओ बटा PMPEO बटा जन्म 10 नवंबर 1969, एक अमेरिकी अभिनेत्री हैं। 2017 से दुनिया की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली अभिनेत्रियों में से एक, उन्होंने फोर्ब्स की साल के अंत की सूचियों में कई बार जगह बनाई है। उनके पुरस्कारों में स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड अवार्ड और गोल्डन ग्लोब अवार्ड नामांकन शामिल हैं। एवरेट, मैसाचुसेट्स में जन्मी पोम्पेओ मियामी और फिर न्यूयॉर्क शहर चली गईं, जहां एक कास्टिंग डायरेक्टर ने उन्हें खोजा और लोरियल के विज्ञापन अभियान के लिए साइन किया। उन्होंने NBC के कानूनी ड्रामा लॉ एंड ऑर्डर के साथ अपनी पहली स्क्रीन भूमिका निभाई, फिर कॉमेडी स्ट्रेंजर्स विद कैंडी, मेडिकल ड्रामा स्ट्रॉन्ग मेडिसिन और सिटकॉम फ्रेंड्स सहित अन्य टेलीविजन शो में अतिथि भूमिका निभाई। उन्होंने 1999 में रोमांटिक कॉमेडी कमिंग सून के साथ अपनी फीचर फिल्म की शुरुआत की और इन द वीड्स और मैम्बो कैफे जैसी फिल्मों में छोटी भूमिकाएं निभाईं, लेकिन उन्हें शुरुआती सफलता नहीं मिली। 2002 में उनके करियर में एक महत्वपूर्ण मोड़ आया, जब उन्हें ब्रैड सिल्बरलिंग के रोमांटिक ड्रामा मूनलाइट माइल में उनकी भूमिका के लिए देखा गया। इसके बाद पोम्पेओ को ABC के ग्रेज एनाटॉमी में कास्ट किया गया और डॉ. मेरेडिथ ग्रे के रूप में दुनिया भर में पहचान मिली, जिसके लिए उन्होंने स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड अवार्ड जीता। ग्रे व्यापक रूप से लोकप्रिय हो गईं, जिससे पोम्पेओ सबसे प्रसिद्ध टेलीविजन अभिनेत्रियों में से एक बन गईं। 2016 में उन्हें फोर्ब्स द्वारा सबसे अधिक भुगतान पाने वाली टीवी अभिनेत्रियों की सूची में $14.9 मिलियन की कमाई के साथ चौथा स्थान दिया गया था। वह 2018 में $23.6 मिलियन की कमाई के साथ तीसरी सबसे अधिक भुगतान पाने वाली महिला और कुल मिलाकर 5वीं सबसे अधिक भुगतान पाने वाली अभिनेत्री बन गईं। वह सूची में ड्रामा सीरीज की सर्वोच्च रैंक वाली अभिनेत्री भी थीं। पोम्पेओ की अन्य फिल्म भूमिकाओं में कॉमेडी ओल्ड स्कूल 2003, सुपरहीरो फिल्म डेयरडेविल 2003, कैपर फिल्म आर्ट हीस्ट 2004 और कॉमेडी ड्रामा लाइफ ऑफ द पार्टी 2005 शामिल हैं। अपने अभिनय करियर के अलावा उन्होंने ग्रेज एनाटॉमी के 2 एपिसोड निर्देशित किए हैं और कैलामिटी ज़ेन नामक एक प्रोडक्शन कंपनी की स्थापना की है। वह 2007 से संगीत निर्माता क्रिस इवेरी से विवाहित हैं। उनके 3 बच्चे हैं। प्रारंभिक जीवन। पोम्पियो का जन्म 10 नवंबर 1969 को एवरेट, मैसाचुसेट्स में हुआ था। 1-2 उनके पिता इटली के गेसुल्डो से थे और इतालवी, अंग्रेजी और आयरिश वंश के थे और उनकी मां आयरिश वंश की थीं। 3-4 उनका पालन पोषण एक कैथोलिक के रूप में हुआ। 5 जब वह 4 साल की थीं, तब उनकी मां की आकस्मिक दर्द निवारक दवा के ओवरडोज से मृत्यु हो गई। 6 उनके पिता ने जल्द ही पुनर्विवाह कर लिया। 1 सितंबर 2012 को उनकी मृत्यु हो गई। 7 2006 में पोम्पियो ने कहा, मुझे लगता है कि इतनी कम उम्र में मेरी मां की मृत्यु हो गई, जब वह 39 वर्ष की थीं, ने मुझे जीवन की बहुत सराहना करना सिखाया। 8 उनके 5 बड़े भाई बहन हैं, 3 बहनें और 2 भाई। उन्हें द पेंसिल और स्ट्रेचिटेला जेलाटो फ्लेवर उपनाम दिया गया था। 9 वे 1995 में न्यूयॉर्क शहर चले गए, जहां उन्हें एक कास्टिंग निर्देशक ने सिटी बैंक और लोरियल के विज्ञापनों में आने के लिए संपर्क किया। 1-10 आजीविका 1995 से 2004 कैरियर की शुरुआत। पोम्पेओ के शुरुआती काम में विज्ञापन और छोटी स्वतंत्र फिल्में शामिल थीं।
10. उन्होंने 1996 में एनबीसी कानूनी पुलिस ड्रामा लॉ एंड ऑर्डर में अतिथि भूमिका निभाकर अपना टेलीविजन डेब्यू किया। 10. उन्होंने कमिंग सून 1999 में अपनी फीचर फिल्म की शुरुआत की, जिसमें उन्होंने एक छोटी भूमिका निभाई। उन्होंने 2000 में लॉ एंड ऑर्डर में अपनी दूसरी उपस्थिति दर्ज की और फिर स्ट्रेंजर्स विद कैंडी, स्ट्रॉन्ग मेडिसिन और फ्रेंड्स में अतिथि भूमिका निभाई। 10. इसके बाद वे 2001 में लॉस एंजल्स चली गईं। उन्होंने थालिया के साथ फिल्म मम्बो कैफे में भाग लिया। 11. 12. 2002 में पोम्पियो को निर्देशक ब्रैड सिल्बलिंग ने अपनी फिल्म मूनलाइट माइल में जेक गिलेनहाल के चरित्र की सहानुभूतिपूर्ण प्रेमिका की भूमिका के लिए मुख्य भूमिका के लिए चुना था। आम तौर पर कलाकारों की प्रशंसा करते हुए डेसेरेट न्यूज़ के जेफ वाइस ने पोम्पियो के बेहद आकर्षक प्रदर्शन का उल्लेख किया। 13. अन्य टिप्पणीकारों ने उनके प्रदर्शन को एकेडमी पुरस्कार के योग्य माना। 14. इसके अलावा 2002 में पोम्पियो जीवनी पर आधारित अपराध ड्रामा फिल्म कैच मी इफ यू कैन में दिखाई दीं और 2003 में वह ओल्ड स्कूल में ल्यूक विल्सन की प्रेमिका के रूप में दिखाई दीं। 1. उन्होंने 2004 की फिल्म इटर्नल सनशाइन ऑफ द स्पॉटलेस माइंड। 15. उन्होंने 2003 की फिल्म डेयरडेविल 16 में करेन पेज की भूमिका निभाई और अगले वर्ष उन्होंने आर्ट हीस्ट में अभिनय किया। व्यक्तिगत जीवन। पोम्पेओ की मुलाकात क्रिस इवेरी से 2003 में लॉस एंजल्स के एक किराना स्टोर में हुई थी। 6 महीने की दोस्ती के बाद उन्होंने डेटिंग शुरू की और 2007 में शादी कर ली, जिसमें न्यूयॉर्क शहर के मेयर माइकल ब्लूमबर्ग समारोह के कानूनी गवाह थे। 56. उनकी 2 बेटियां और एक बेटा है। 57, 58, 59. पोम्पेओ ने मीडिया रिपोर्टों की आलोचना की जिसमें कहा गया था कि वह खाने के विकार से पीड़ित हैं। उन्होंने मीडिया को ऐसी अफवाहों को बढ़ावा देने के लिए गैरजिम्मेदार बताया। 2007 में लॉस एंजल्स कॉन्फिडेंशियल मैगजीन में उन्होंने कहा कि वह उन युवा लड़कियों के बारे में चिंतित थीं जो उनका सम्मान करती हैं। मैं नहीं चाहती कि वे सोचें कि मैं खुद को भूखा रखती हूं या नहीं खाती हूं और मेरे जैसा बनने के लिए उन्हें यही करना होगा। 60. पोम्पेओ, शोंडा राइम्स और राइम्स के एबीसी गुरुवार लाइनअप शो स्कैंडल की केरी वाशिंगटन और हाउ टू गेट अवे विद मर्डर की वियोला डेविस के प्रमुखों के साथ 2016 के अमेरिकी चुनाव के लिए हिलेरी क्लिंटन का समर्थन करते हुए एक विज्ञापन अभियान में दिखाई दिए, जिसमें उनकी तुलना उन श्रृंखलाओं के नायक से की गई। 61. वीडियो में अभिनेत्रियां बताती हैं कि ओलिविया पोप, एनालिस कीटिंग और मेरेडिथ ग्रे शानदार और जटिल महिलाएं हैं जो न्याय के लिए लड़ती हैं और बेजुबानों को आवाज देती हैं। राइम्स, डेविस, पोम्पेओ और वाशिंगटन बारी-बारी से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार की प्रशंसा करते हुए बोलते हैं और निष्कर्ष निकालते हैं। हमारे पात्र टेलीविजन पर हैं। वास्तविक दुनिया में हिलेरी क्लिंटन है। क्लिंटन ने एक ट्वीट के साथ वीडियो पर प्रतिक्रिया दी। पावर लाइनअप के बारे में बात करें। इस टीम में होने के लिए धन्यवाद। 62. फिल्मोग्राफी। पतली परत। वर्ष शीर्षक भूमिका नोट्स। 1995 क्या आपके पास समय है महिला लघु फिल्म। 1999 8x11 मानव संसाधन महिला। जल्द आ रहा है परेशान लड़की। 2000 अंतः पत्नी बेथ लघु फिल्म। मातम में मर्था। मम्बो कैफे स्टेसी। 2002 चांदनी मील बट्टी नॉक्स। अगर तुम मुझे पकड़ सकते हो तो पकड़ो मार्सी। 2003 पुराना स्कूल निकोल। साहसी करेन पेज। अंडरमाइंड फ्लिन। 2004 कोई भी पूर्ण नहीं है वेरोनिका लघु फिल्म। कला चोरी सैंड्रा वाकर। बेदाग मस्तिष्क की चिरकालिक चमक नाओमी दृश्य हटा दिए गए। 2005 पार्टी का जीवन फोबे एल्गिन। टेलीविजन। वर्ष शीर्षक भूमिका नोट्स। 1996 2000 नियम और कानून जेना वेबर एपिसोड उद्धारकर्ता। लॉरा केंड्रिक एपिसोड फूल्स फॉर लव। 1999 कैंडी के साथ अजनबी लिजी अब्राम्स एपिसोड फेदर इन द स्टॉर्म। 2000 असली ले नीना एडलर एपिसोड इतिहास का पाठ। 2001 काम मुकदमा चलाना एपिसोड क्रोध। मजबूत दवा क्विंसी डन एपिसोड बुधवार रात बुखार। 2004 दोस्त मिस्सी गोल्डबर्ग एपिसोड द वन वेयर द स्ट्रिपर क्राइज। 2005 अब तक ग्रे की शारीरिक रचना डॉ मेरेडिथ ग्रे मुख्य भूमिका सीजन 1 से 21 437 एपिसोड केवल 24 वॉयस।
2015 मेरे बाद दोहराए स्वयं एपिसोड 108 इंच। 2017 डॉक्टर मैकस्टफिन्स विलो आवाज एपिसोड विलोज वोनकी व्हिस्कर्स। 2018 से 2023 स्टेशन 19 डॉ मेरेडिथ ग्रे 3 एपिसोड। 2019 रूपॉल्स ड्रैग रेस ऑल स्टार्स स्वयं अतिथि न्यायाधीश सीजन 4। 2021 मार्था नीचे और गंदा हो जाता है स्वयं एपिसोड फ्लावर पावर 63। 2025 अच्छा अमेरिकी परिवार क्रिस्टीन बार्नेट मुख्य भूमिका। 2005 से 2010 ग्रेज एनाटॉमी और अन्य कार्य। पोम्पेओ को 2005 में एबीसी मेडिकल ड्रामा सीरीज ग्रेज एनाटॉमी में अपनी पहली प्रमुख भूमिका मिली, जिसे शोंडा राइम्स ने बनाया था। उन्होंने शो के पायलट एपिसोड के बाद से काल्पनिक सिएटल ग्रेस अस्पताल में सर्जिकल इंटर्न शीर्षक चरित्र और श्रृंखला की नायिका मेरेडिथ ग्रे की भूमिका निभाई है। 14 ग्रेज एनाटॉमी 2005 में एक ब्रेकआउट हिट थी और इसे टेलीविजन आलोचकों द्वारा अच्छी तरह से प्राप्त किया गया था। 18-19 जब शो शुरू हुआ तो पोम्पेओ को उनके प्रदर्शन के लिए सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली। न्यूज़डे की डायने वर्ट्स ने लिखा, स्टार एलेन पोम्पेओ की नईनवेली डॉ ग्रे ऐसी सामग्री पेश करती है कि आप बस देखना बंद नहीं कर सकते। 19 पोम्पेओ ने 2011 में ग्रेज एनाटॉमी के लिए एक नया अनुबंध किया, जिससे उनका वेतन प्रति एपिसोड 2 लाख अमेरिकी डॉलर हो गया। बाद में उन्हें 2012 में 8वीं सबसे अधिक भुगतान पाने वाली टीवी अभिनेत्री का नाम दिया गया, जिन्होंने $9 मिलियन कमाए। अनुबंध के तहत वह शो के 12वें सीजन तक इसमें शामिल रहेंगी। 2013 में अपने नवीनीकृत सौदे के तहत उन्होंने सिंडिकेशन से अतिरिक्त भुगतान के साथ प्रति एपिसोड $350,000 कमाए। 21 उस समय वह 2015 में फोर्ब्स की सूची में $11.5 मिलियन की कमाई के साथ सबसे अधिक भुगतान पाने वाली टेलीविजन अभिनेत्रियों की सूची में चौथे स्थान पर थीं। 22 पोम्पेओ का कंपनी के साथ अनुबंध अन्य मूल कलाकारों के साथ 12वें सीजन के अंत में फिर से समाप्त हो गया। 2016 में फोर्ब्स की सूची में वह चौथे स्थान पर रहीं। उनकी कमाई $14 मिलियन थी, जो 2015 की तुलना में 32% अधिक थी। 23 शो की बढ़ती लोकप्रियता के साथ पोम्पेओ ने टेलीविजन दर्शकों के बीच दुनिया भर में ख्याति प्राप्त की। उनके प्रदर्शन ने उन्हें 3 जीत के साथ 5 पीपुल्स च्वाइस अवार्ड नामांकन दिलाए हैं। 37वें पीपुल्स च्वाइस अवार्ड्स में उन्हें डेम्पसी और ओह के खिलाफ पसंदीदा टीवी डॉक्टर श्रेणी में नामित किया गया था। 24 और अगले वर्ष उन्हें पसंदीदा टीवी ड्रामा अभिनेत्री श्रेणी में नामांकन मिला, एक पुरस्कार जिसे उन्होंने 39वें, 41वें और 42वें पीपुल्स च्वाइस अवार्ड्स में 3 बार जीता है। 25 पोम्पेओ को शो में उनके प्रदर्शन के लिए कई अन्य पुरस्कारों के लिए नामांकित किया गया है। उन्होंने और ग्रेज एनाटॉमी के कलाकारों ने 2006 के सैटेलाइट अवार्ड्स में एक टेलीविजन श्रृंखला में सर्वश्रेष्ठ कलाकारों की टुकड़ी का पुरस्कार जीता। 26-27 वह ग्रेज एनाटॉमी के कलाकारों में से एक थीं, जिन्हें 13वें स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड अवार्ड्स में ड्रामा सीरीज में कलाकारों की टुकड़ी द्वारा उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 28 और उन्हें 2006, 29 और 2008 में इसी श्रेणी में नामांकन मिला। 30 पोम्पेओ को 64वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स में ड्रामा सीरीज में एक अभिनेत्री द्वारा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए नामांकन मिला। कार्यक्रम ने उसी समारोह में सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज जीती। 31 2007 में पोम्पेओ और ग्रेज एनाटॉमी की महिला कलाकारों और चालक दल को वीमेन इन फिल्म लूसी अवार्ड मिला, जो उन लोगों को सम्मानित करता है जिनके टेलीविजन में काम ने महिलाओं के प्रति दृष्टिकोण को सकारात्मक रूप से प्रभावित किया है। 32 उसी वर्ष उन्होंने लाइफ ऑफ द पार्टी में अभिनय किया। 33 2007 में पोम्पेओ को वाशिंगटन डीसी में एक ब्लैक टाई गाला में मनोरंजन में उनकी उपलब्धि के लिए नेशनल इटालियन अमेरिकन फाउंडेशन द्वारा सम्मानित किया गया था। 34 उसी वर्ष शो बिजनेस अवार्ड्स के रिपोर्टर टॉम ओनील ने टिप्पणी की कि पोम्पेओ को ग्रेज एनाटॉमी में उनकी भूमिका के लिए एमी पुरस्कार के लिए नामांकन मिलना चाहिए था। 35 बाद के आलोचकों ने भी इस दृष्टिकोण को दोहराया, जिसमें लॉस एंजल्स टाइम्स की मैरी मैकनामारा भी शामिल थीं, जिन्होंने सुझाव दिया कि पोम्पेओ, जिन्होंने आखिरकार मेरेडिथ ग्रे को एक दिलचस्प किरदार बनाने के लिए बहुत मेहनत की है और सभी कथात्मक बाधाओं के खिलाफ काम किया है,
को 61वें प्राइमटाइम एमी अवार्ड्स में नामांकन प्राप्त करना चाहिए था। 36 शो के 12वें सीजन के दौरान वेस्टर्न गजेट के एलेक्स हॉकिंस ने पोम्पेओ को शो को आगे बढ़ाने का श्रेय दिया। 37 ओनील की पुरस्कार वेबसाइट द एनवेलप के पाठकों ने साइट के गोल्ड डर्बी टीवी अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ ड्रामा अभिनेत्री के लिए 2009 के नामांकन में पोम्पेओ को शामिल किया। 38 2011 वर्तमान व्यावसायिक विस्तार 27 अक्टूबर 2011 को डेडलाइन हॉलीवुड ने बताया कि पोम्पेओ ने कैलेमिटी ज़ेन नाम से अपनी खुद की प्रोडक्शन कंपनी शुरू की थी, जिसने अपना पहला प्रोजेक्ट एबीसी को बेचा, जो राज्य सचिव के सुरक्षा विस्तार पर महिला एजेंटों के बारे में एक अनाम शो था। 39 2014 के बज़फीड कार्यक्रम के दौरान उन्होंने ग्रेज एनाटॉमी के पूरा होने के बाद अभिनय में रुचि की कमी व्यक्त की। उन्होंने समझाया, निश्चित रूप से खुद को संक्रमण महसूस करती हूँ। मुझे अभिनय बहुत सशक्त नहीं लगता। 40-41 तब से पोम्पेओ एक निर्माता के रूप में अन्य परियोजनाओं में शामिल रही है और उन्होंने 13वें सीजन से ग्रेज एनाटॉमी एपिसोड के साथ अपना निर्देशन भी किया था। 42 अगस्त 2014 में यह घोषणा की गई थी कि पोम्पेओ एबीसी स्टूडियो के साथ 2 नाटक विकसित कर रही। 43 पोम्पेओ लंदन स्थित कंपनी न्यू मीडिया विजन के साथ एक स्पेनिश थ्रिलर मोटिवोस पर्सोनालेस में भी शामिल हैं। 44 पोम्पेओ टेलर स्विफ्ट के 2015 के सिंगल बैड ब्लड के म्यूजिक वीडियो में नजर आईं। 45 और 2 साल बाद उन्होंने डॉक मैकस्टफिन्स में एक स्टफ्ड एनिमल बिल्ली की आवाज दी। 46 जनवरी 2018 में उन्होंने ग्रेज एनाटॉमी के लिए अपना अनुबंध नवीनीकृत किया, 2 और सीजन के लिए सहमति व्यक्त की। वह एक टेलीविजन ड्रामा सीरीज में सबसे अधिक भुगतान पाने वाली अभिनेत्री बन गईं, नए सौदे के साथ प्रति वर्ष $20 मिलियन से अधिक की कमाई। उन्हें अपने नए अनुबंध के तहत प्रति एपिसोड $5,75,000 की राशि मिली और उन्हें श्रृंखला के लिए निर्माता के पद पर पदोन्नत किया गया, जिससे उन्हें सालाना $6 मिलियन से $7 मिलियन की अलग से कमाई होने का अनुमान था। उन्हें ग्रेज एनाटॉमी स्पिन-ऑफ स्टेशन 19 के लिए सहनिर्माता के रूप में भी सूचीबद्ध किया गया था और वॉल्ट डिज्नी स्टूडियो में कैलेमिटी ज़ेन के लिए उन्हें कार्यालय स्थान प्राप्त हुआ था। उन्होंने लिंग वेतन अंतर और एबीसी के साथ अपने नए अनुबंध के मुद्दे पर एक लेख लिखा, जिसे द हॉलीवुड रिपोर्टर के जनवरी 2018 अंक की कवर स्टोरी के रूप में दिखाया गया था। 48 2019 में वह रूपॉल्स ड्रैग रेस ऑल स्टार्स के चौथे सीजन में अतिथि जज के रूप में दिखाई दीं। 49 हाल ही में उनकी प्रोडक्शन कंपनी और एबीसी ने पैराडाइज बुक ट्रायलॉजी के अधिकार खरीदे हैं। 50 2005 में शो के प्रीमियर के बाद से मेडिकल सीरीज ड्रामा ग्रेज एनाटॉमी में पूर्णकालिक अभिनय करने के बाद शो के सीजन 19 में पहली बार स्टार को टेलीविजन सीरीज में एक छोटी भूमिका मिली। उस सीजन के दौरान पोम्पेओ को केवल 8 एपिसोड में दिखाई देने के लिए निर्धारित किया गया था। पोम्पेओ शो में एक कार्यकारी निर्माता बने रहेंगे और शो के लिए अपने सिग्नेचर वॉइस ओवर जारी रखेंगे। 51 डेनिजल वॉशिंगटन घटना 2021 में पोम्पेओ ने अपने पॉडकास्ट टेल मी विद एलेन पोम्पेओ पर पैट्रिक डेम्पसी को बताया कि उन्हें अभिनेता डेनिजल वाशिंगटन के साथ एक तीखी लड़ाई याद है। वाशिंगटन ने 2016 के ग्रेज एनाटॉमी एपिसोड द साउंड ऑफ साइलेंस में पोम्पेओ को निर्देशित किया था। फिल्मांकन के दौरान वाशिंगटन ने पोम्पेओ के संवाद में सुधार करने पर आपत्ति जताई, जिस पर उन्होंने कहा, सुनो मदरफकर, यह मेरा शो है, यह मेरा सेट है, तुम किसे बता रहे हो? तुम्हें मुश्किल से पता है कि बाथरूम कहाँ है। उन्होंने कहा कि जब चीजें शांत हो गईं, तो वाशिंगटन टीवी निर्देशन के बारे में कुछ नहीं जानता। 52 कहानी वायरल हो गई और बहुत प्रचारित हुई, जिसमें कई लोगों ने पोम्पेओ पर वाशिंगटन के प्रति असम्मानजनक होने का आरोप लगाया। मार्क डेविड डुप्लास, जन्म 7 दिसंबर 1976, एक अमेरिकी फिल्म निर्माता, अभिनेता, लेखक और संगीतकार हैं। अपने भाई जे डुप्लास के साथ उन्होंने 1996 में फिल्म निर्माण कंपनी डुप्लास ब्रदर्स प्रोडक्शंस की शुरुआत की, जिसके लिए उन्होंने द पफी चेयर 2005, बैगहेड 2008, साइरस 2010, जेफ हु लिव्स एट होम 2011 और द डुडेकापेंटाथलॉन 2012 लिखी और निर्देशित की। डुप्लास ने हॉरर फिल्म क्रीप 2014 और इसके सीक्वल क्रीप 2 2017
के साथ साथ टेलीविजन स्पिम्फ द क्रीप टेप्स 2024 में सहलेखन और अभिनय किया। उन्होंने टेलीविजन एंथोलॉजी सीरीज रूम 104 2017 से 2020 का सहलेखन और सनिर्माण किया। उनकी अन्य अभिनय क्रेडिट में हम पड़े 2009 द लीग 2009 से 2015, ग्रीनबर्ग 2010, सेफ्टी नॉट गारंटीड 2012, द वन आई लव 2014, द लार्जर इफेक्ट 2015, टुगेदरनेस 2015 से 2016, ब्लू जे 2016, टुली 2018, गोलियत 2018 से 2019, पैडल्टन 2019 और लैंग्वेज लेसन 2021 शामिल हैं। द मॉर्निंग शो 2019 वर्तमान में चार्ली चिप ब्लैक के अपने चित्रण के लिए डुप्लास को ड्रामा सीरीज में उत्कृष्ट सहायक अभिनेता के लिए प्राइम टाइम एमी पुरस्कार के लिए 2 नामांकन मिले। 1. वह इंडी रॉक बैंड ज्वालामुखी के प्रमुख गायक भी थे। आई एम स्टिल एक्साइटेड। 2. प्रारंभिक जीवन डुप्लास का जन्म 7 दिसंबर 1976 को न्यू ऑरलियंस, लुइसियाना में सिंथिया, नी अर्नस्ट और लॉरेंस डुप्लास के घर हुआ था। 3, 4, 5 उनका पालनपोषण एक रोमन कैथोलिक के रूप में हुआ। 6, 7 और उन्होंने जेसुइट हाई स्कूल, ऑस्टिन में टेक्सास विश्वविद्यालय और न्यूयॉर्क के सिटी कॉलेज में पढ़ाई की। उनके वंश में फ्रेंच काजुन, इतालवी, अश्केनाजी यहूदी और जर्मन शामिल हैं। 8, 9 आजीविका डुप्लास ने अपने भाई जे डुप्लास के साथ कई फीचर फिल्में लिखी, निर्देशित और निर्मित की हैं। 2005 में उन्होंने अपने भाई के साथ द पफी चेयर लिखी और निर्मित की। इसके अलावा उन्होंने इसमें मुख्य किरदार भी निभाया। बाद में दोनों भाइयों ने मिलकर बैगहेड 2008 और साइरस 2010 फिल्में लिखीं, निर्देशित की और उनका निर्माण किया। 10 और उनकी एक अनूठी शैली है जिसमें मूल स्क्रिप्ट से काफी हद तक एडलिबिंग, कई बार शूटिंग करना और दृश्यों को 15 से 20 बार संपादित करना शामिल है। 11 उनकी फिल्में जेफ हु लिव्स एट होम और द डुडेका पेंटाथलॉन 2012 में रिलीज हुईं। 12, 13 2014 में डुप्लास ने पैट्रिक ब्राइस के साथ हॉरर फिल्म क्रीप का सहलेखन, निर्माण और अभिनय किया, जो फिल्म में जोसेफ के रूप में दिखाई दिए। 14 मई 2016 में यह घोषणा की गई कि क्रीप का सीक्वल होगा। 15 क्रीप 2 अक्टूबर 2017 में। 2009 में डुप्लास ने अपनी पत्नी केटी एसेल्टन के साथ एफएक्स कॉमेडी टेलीविजन सीरीज द लीग में अभिनय किया। 2015 में एचबीओ सीरीज टुगेदरनेस की शुरुआत हुई, जिसे डुप्लास ने बनाया और इसमें उन्होंने अभिनय किया। उसी वर्ष डुप्लास ने डेविड गेलब की थ्रिलर फिल्म द लार्जर इफेक्ट में इवान पीटर्स और ओलिविया वाइल्ड के साथ सह-अभिनय किया। 16 2015 में मार्क और जे डुप्लास दोनों ने अपने डुप्लास ब्रदर्स टेलीविजन बैनर के माध्यम से एचबीओ के साथ 2 साल का समग्र सौदा किया। 17 2018 में वह टुली और डक बटर में दिखाई दिए और जे डुप्लास के साथ अपनी पहली पुस्तक लाइक ब्रदर्स जारी की। 18 उन्होंने अमेज़न वीडियो श्रृंखला गोलियत के सीजन 2 में रियल एस्टेट डेवलपर टॉम व्याट के रूप में भी अभिनय किया। 2019 में डुप्लास ने नेटफ्लिक्स कॉमेडी फिल्म पैडल्टन 19 में अभिनय किया, जिसमें वह सहलेखक और कार्यकारी निर्माता भी थे। डुप्लास को 22 जुलाई 2022 को सांता क्लारा विश्वविद्यालय में 2022 से 2023 फ्रैंक सिनात्रा आर्टिस्ट इन रेजिडेंस नामित किया गया। 20 अन्य उद्यम डुप्लास इंडी रॉक बैंड ज्वालामुखी के प्रमुख गायक थे। आई एम स्टिल एक्साइटेड। 21 उन्होंने 2018 में जे डुप्लास के साथ आत्मकथात्मक पुस्तक लाइक ब्रदर्स का सहलेखन भी किया। 22-23 व्यक्तिगत जीवन डुप्लास ने अपनी द लीग और द पफी चेयर की सहकलाकार केटी एसेल्टन से शादी की है। 24 उनकी 2 बेटियां हैं, ओरा जन्म 2007 और मोली जन्म 2012। मार्सेलो उचोआ ज़ारवोस एक ब्राज़ीलियाई पियानोवादक और संगीतकार हैं। प्रारंभिक जीवन ज़ारवोस का जन्म साओ पाउलो में हुआ था। उन्होंने अपनी किशोरावस्था में शास्त्रीय संगीत की शुरुआत की और बर्कली कॉलेज ऑफ म्यूजिक में अध्ययन किया। बाद में उन्होंने कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ द आर्ट्स में दाखिला लिया और 1992 में संगीत में बीएफए के साथ स्नातक किया। 1 आजीविका
उन्हें जैज के लिए ज्यादा जाना जाता है और सैक्सोफोनिस्ट पीटर एपस्टीन के साथ एल्बम ड्यूलिज्म से उन्हें सफलता मिली थी। उन्होंने किसिंग जेसिका स्टीन, द डोर इन द फ्लोर, सिन नोम्ब्रे और बॉयंटन बीच क्लब सहित कई फिल्म स्कोर किए हैं। हाल ही में उन्होंने अमेरिकन अल्ट्रा 2015 के लिए स्कोर तैयार किया, जिसमें जेसी ईसेनबर्ग और क्रिस्टन स्टीवर्ट ने अभिनय किया, और द चॉइस, जिसमें बेंजामिन वॉकर और टेरेसा पामर ने अभिनय किया। उनके संगीत को स्ट्रिंग चौकड़ी ईथेल द्वारा कई बार रिकॉर्ड किया गया है। उन्होंने 2007 की फिल्म द एयर आई ब्रीथ के लिए संगीत तैयार किया, जिसमें केविन बेकन, जूली डेल्पी, ब्रेंडन फ्रेजर, एंडी गार्सिया, सारा मिशेल गेलर, एमिल हिर्श और फॉरेस्ट व्हिटेकर ने अभिनय किया। 2011 में उन्होंने बीस्टली के लिए संगीत तैयार किया, जिसमें वेनेसा हडगेंस 2 ने अभिनय किया और द बीवर में मेल गिब्सन और जोडी फोस्टर ने अभिनय किया। उन्होंने 2012 की फिल्म वॉन्ट बैक डाउन के लिए भी संगीत तैयार किया, जिसमें वियोला डेविस, मैगी गिलेनहाल और होली हंटर ने अभिनय किया। 2012 में उन्होंने द वर्ड्स के लिए संगीत तैयार किया, जिसमें ब्रैडली कूपर, जो सल्दाना और डेनिस क्वेड ने अभिनय किया। फिल्मोग्राफी। नाट्य फिल्में। वर्ष शीर्षक निदेशक नोट्स। 2000 टुली हिलेरी बर्मिंघम। 2001 जेसिका स्टीन का चुंबन चार्ल्स हरमनबुर्मफेल्ड। ऐसा युद्ध मैथ्यू टेस्टा। 2002 2 सप्ताह 1 वर्ष क्रिस मैके। जिंगू, शर्म की कोई जगह नहीं माइकल एंजेल। 2003 द मर्ज बॉय माइकल बर्क। 2004 फर्श में दरवाज़ा टॉड विलियम्स। 2005 कैंडी के साथ अजनबी पॉल डिनेलो। हमारा ब्रांड संकटग्रस्त है राचेल बोयंटन। 4 लेन राजमार्ग डायलन मैककॉर्मिक। एस्केप आर्टिस्ट माइकल लॉरेंस। बॉयंटन बीच क्लब सुसान सीडेलमैन। 2006 वास्तुकार मैट टाउबर। इरा और एबी रॉबर्ट कैरी। हॉलीवुडलैंड एलन कुल्टर। अच्छा चरवाहा रॉबर्ट डी नीरो ब्रूस फाउलर द्वारा रचित। 2007 तुम मुझे मार दो जॉन डाहल। जिस हवा में सांस लेता हूँ जी होली। ट्रेन ब्रेक। एक बेवकूफ के रूप में मेरा जीवन टॉड हैरिसन विलियम्स। 2008 अभी क्या हुआ बैरी लेविंसन। पंखों वाला जीव रोवन वुड्स। न्यूयॉर्क। तुमसे प्यार करता हूँ जोशुआ मार्स्टन खंड। अंतिम पड़ाव 174 ब्रूनो बैरेटो। 2009 ब्रुकलिन का सबसे बेहतरीन एंटोनी फुकुआ। बिना नाम कैरी जोजी फुकुनागा। 2010 कृपया दे निकोल होलोफेनर। मुझे याद करो एलन कुल्टर। 2011 क्रूरतापूर्ण डैनियल बार्न्स। बीवर जोडी फोस्टर। बच्चों के साथ दोस्त जेनिफर वेस्टफेल्ड। 2012 शब्द ब्रायन क्लुगमैन। खाड़ी बैरी लेविंसन। पीछे नहीं हटेंगे डैनियल बार्न्स। 2013 चांद तक पहुंचना ब्रूनो बैरेटो। हॉट फ्लैशेस सुसान सीडेलमैन। पर्याप्त कथन निकोल होलोफेनर। प्यार का चेहरा एरी पोसिन। 2014 छोटी दुर्घटनाएं सारा कोलांगेलो। द हम्बलिंग बैरी लेविंसन। वयस्क शुरुआती रॉस कार्ट्स। माइकल इलियट एप्स, जन्म 18 नवंबर 1970, एक अमेरिकी स्टैंड अप कॉमेडियन और अभिनेता हैं। उन्होंने नेक्स्ट फ्राइडे और इसके सीक्वल फ्राइडे आफ्टर नेक्स्ट में डेडे जोन्स की भूमिका निभाई और द हैंगओवर पार्ट 3 में ब्लैक डॉग के रूप में भी दिखाई दिए। वह ओपन सीजन 2 में मुख्य किरदार बूग की आवाज थे। उन्होंने मार्टिन लॉरेंस की जगह ली, जिनके साथ उन्होंने कॉमेडी वेलकम होम रोस्को जेंकिंस में अभिनय किया, जिसमें उन्होंने रोस्को के चचेरे भाई लॉरेंस द्वारा अभिनीत रेगी की भूमिका निभाई। उन्होंने फिल्म रेसिडेंट इविल एपोकैलिप्स 2004 और रेसिडेंट इविल एक्सटिंक्शन 2007 में लॉयर जेफरसन एल.जे. वेन की भूमिका निभाई। उन्होंने सिटकॉम अंकल बक और द अपशॉज में प्रमुख भूमिकाएं निभाई हैं। प्रारंभिक जीवन। एप्स का जन्म और पालनपोषण इंडियानापोलिस में हुआ। वे मैरी रीड और टॉमी एप्स के बेटे थे। 2-3 अपने वयस्क होने पर एप्स 1994 में डेफ कॉमेडी जैम में अभिनय करने के लिए ब्रुकलिन चले गए। 4 आजीविका। स्टैंड अप कॉमेडी। एप्स ने 1995 में डेफ कॉमेडी जैम टूर में शामिल होकर अपने पेशेवर करियर की शुरुआत की और HBO के डेफ कॉमेडी जैम प्रसारणों में से 2 में अभिनय किया। 5 अभिनय। एप्स की पहली ऑन स्क्रीन उपस्थिति 1997 में विन डीजल की दूसरी निर्देशित फिल्म स्ट्रेज में आई थी। 1999 में एप्स को सीक्वल
नेक्स्ट फ्राइडे में आइस क्यूब के सहकलाकार के रूप में लिया गया था। इसके बाद कई हफ्तों तक ऑडिशन हुए, जब आइस क्यूब ने एप्स द्वारा किए गए स्टैंड अप सेट में भाग लिया और फिर एप्स को डेडे जोन्स की भूमिका के लिए प्रयास करने के लिए कहा। 6 उस वर्ष के अंत में एप्स ने 3 स्ट्राइक्स में एक कैमियो किया और बैट में जेमी फॉक्स का समर्थन किया। एप्स ने 2001 की फिल्म डॉ डूलिटिल 2 में सनी द बियर के रूप में एक आवाज की भूमिका निभाई थी और वर्ष का समापन मेथड मैन और रेडमैन अभिनीत हाउ हाई में कॉमिकल पिंप बेबी पाउडर की एक प्रमुख भूमिका के साथ किया था। एप्स 2002 में ऑल अबाउट द बेंजामिन्स में आइस क्यूब के इनाम शिकारी के अनाड़ी चोर के रूप में आइस क्यूब के साथ फिर से जुड़े और फिर से फ्राइडे के दूसरे सीक्वल फ्राइडे आफ्टर नेक्स्ट में क्यूब के साथ मिलकर काम किया। उन्होंने फिल्म रेसिडेंट इविल एपोकैलिप्स 2004 और रेसिडेंट इविल एक्सटिंक्शन 2007 में लॉयड जेफरसन एल.जे. वेन की भूमिका निभाई। एप्स ने 2008 की फिल्म ओपन सीजन 2 उन्होंने द हैंगओवर 2009 और द हैंगओवर पार्ट 3 2013 में ब्लैक डॉग की भूमिका निभाई। 2010 में एप्स ने एक स्टैंड अप कॉमेडी स्पेशल अंडररेटेड एंड नेवर फेडेड भी रिलीज किया और 2010 बीईटी हिप हॉप अवार्ड्स की मेजबानी की। एप्स ने 2012 में स्पार्कल की रीमेक में जॉर्डन स्पार्क्स और व्हिटनी ह्यूस्टन के साथ अभिनय किया। मुख्य प्रतिपक्षी सेटिन के रूप में उनकी पहली गैरहास्य भूमिका में दिन में एक स्टैंड अप कॉमिक, रात में एक दुष्ट और अपमानजनक ड्रग किंगपिन, जो कि शीर्षक चरित्र की बहन के साथ संबंध में है। एप्स के प्रदर्शन को आलोचकों और दर्शकों ने खूब सराहा। 2014 में एप्स ने ली डेनियल द्वारा निर्देशित एक योजनाबद्ध प्रायर बायोपिक में रिचर्ड प्रायर की प्रतिष्ठित भूमिका निभाई। 7-8 हालांकि परियोजना विकास नरक में रही। एप्स ने 2016 में नीना सिमोन की बायोपिक नीना में और एले लेकर्स के बारे में एचबीओ ड्रामा सीरीज विनिंग टाइम के एक एपिसोड में प्रायर को चित्रित किया। 9 एप्स ने 2016 की कॉमेडी हॉरर फिल्म मीट द ब्लैक्स और इसके 2021 सीक्वल द हाउस नेक्स्ट डोर मीट द ब्लैक्स 2 में मुख्य भूमिका निभाई थी। उन्होंने सिंगल सीजन 2016 सिटकॉम अंकल बक में शीर्षक चरित्र के रूप में भी अभिनय किया। 2021 से वह नेटफ्लिक्स सिटकॉम द अपशॉज में मुख्य कलाकार रहे हैं। संगीत एप्स ने जिम जोन्स और स्कल गैंग एल्बम जिम जोन्स एंड स्कल गैंग प्रेजेंट ए ट्रिब्यूट टू बैड सांता स्टारिंग माइक एप्स की मेजबानी की। एप्स ने पूह बियर के साथ ट्राइंग टू बी ए गैंगस्टा नामक एक गाना भी बनाया है। एरिन लेवी एक अमेरिकी टेलीविजन लेखिका हैं। उन्होंने एएमसी ड्रामा मैड मेन पर काम किया है और एमी अवार्ड और राइटर्स गिल्ड ऑफ अमेरिका WGA अवार्ड जीता है। जीवनी टेलीविजन लेखक लॉरेंस एच. लेवी की पुत्री एरिन लेवी ने हाई स्कूल में USC में पटकथा लेखन सेमिनार में भाग लिया, जिससे उनके मन में अपने पिता के पदचिन्हों पर चलने की रुचि जागी। लेवी ने पटकथा लेखन के लिए USC स्नातक में भाग लिया, जहां उनके एक प्रोफेसर मैथ्यू वेनर थे। दोनों ने संपर्क बनाए रखा और जब वेनर को एक लेखन सहायक की आवश्यकता थी, तो लेवी 2009 में तीसरे सीजन के लिए लेखन सहायक के रूप में AMC नाटक मैड मेन के दल में शामिल हो गईं। एक पहला एपिसोड जिसे उन्होंने सहलिखा था, वह सीजन का समापन था, शट द डोर ए वे सीट। लेवी और लेखन कर्मचारियों ने तीसरे सीजन पर अपने काम के लिए फरवरी 2010 के समारोह में सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज के लिए राइटर्स गिल्ड ऑफ अमेरिका WGA पुरस्कार जीता। 2-3 द क्राइसेंथेमम एंड द स्वॉर्ड उनका पहला एपिसोड है, जिसमें उन्हें एकल लेखन का श्रेय दिया गया है। 2010 में उन्होंने और बाकी लेखन स्टाफ ने AMC नाटक मैड मेन में उनके लेखन के लिए एमी पुरस्कार जीता। उन्हें 2017 से 2019 स्टारस सीरीज काउंटरपार्ट के लेखक के रूप में श्रेय दिया जाता है। एप्स ने जी यूनिट के 2008 मिक्सटेप एलिफेंट इन द सैंड की भी मेजबानी की, जिसमें हॉलो थ्रू हिम ट्रैक पर दिखाई दिए। एप्स के पास बिग गर्ल्स नामक एक गाना भी है, जो 2008 में आया था। इसे मूल रूप से बो वो द्वारा यंग जोक के साथ रिकॉर्ड किया गया था। यह गाना वर्तमान में iTunes पर है और उनके एल्बम फनी बिजनेस द एल्बम पर पाया जा सकता है, जिसे 27 अक्टूबर 2009 को रिलीज किया गया था। एप्स ने रैपर फ्रेंच मोंटाना के मैक विद द चीज मिक्सटेप में भी काम किया है, जिसे 19 अप्रैल 2009 को रिलीज किया गया था।
एप्स ने अपने फ्यूचर स्ट्रीट ड्रग साउंड्स मिक्सटेप पर डोम कैनेडी के गाने इंट्रो हार्ड वर्क में भी काम किया है। 10. अंडररेटेड एंड नेवर फेडेड में उनके स्टैंड अप कॉमेडी का एक हिस्सा बैड मीट सेविल के गाने आई एम ऑन एवरीथिंग के लिए उनके पहले ईपी हेल द सीक्वल 11 और जे कोल के दूसरे एल्बम बॉर्न सिनर के ट्रैक रनअवे के लिए सैंपल किया गया था। माइक एप्स अपने गृहनगर इंडियानापोलिस में नेपटाउन रिकॉर्ड्स के सीईओ के रूप में भी जाने जाते थे। उद्धरण आवश्यक 2006 में उन्होंने स्थानीय कलाकार फिल्थिफिल को साइन किया। उद्धरण आवश्यक यह कलाकार ड्रग अभियोग के लिए 3 साल की सजा काटने के बाद अभी जेल से रिहा हुआ था, जिसमें वह बड़ी मात्रा में नशीले पदार्थों का संदिग्ध वितरक था। उद्धरण आवश्यक रिकॉर्ड डील जिसकी कथित कीमत $1,75,000 थी, बाद में फिल्थिफिल व्हाइट पर 2007 में ओकलैंड सीए में प्रथम डिग्री हत्या का आरोप लगाए जाने के बाद समाप्त कर दी गई थी। 12. एप्स ने कई संगीत वीडियो में कैमियो किया है, ज्यादातर हिप हॉप कलाकारों द्वारा, जिसमें वेस्टसाइड कनेक्शन द्वारा गैंगस्टा नेशन 2003, हरिकेन क्रिस द्वारा एबेबे 2007, टी ग्रिजली द्वारा नो एफर्ट 2017, 13 और 21 सैवेज द्वारा बैंक अकाउंट 2017 शामिल हैं। 14. सुपर बाउल एक सिल्वियाई एप्स ने 2012 के सुपर बाउल के लिए अपने मूल इंडियानापोलिस में सुपर बाउल राजदूत के रूप में काम किया। उन्हें सुपर बाउल विलेज को बढ़ावा देने वाले विज्ञापनों में दिखाया गया था और उन्होंने सुपर बाउल के सप्ताह के दौरान विलेज में विशेष उपस्थिति दर्ज कराई थी। 15. विवादों विकलांगता अभियानकर्ताओं द्वारा एप्स की आलोचना उनके स्टैंड अप एक्ट में शारीरिक और मानसिक रूप से विकलांग बच्चों का मजाक उड़ाने के लिए की गई है। 16. 1 जून 2014 को एप्स ने कथित तौर पर अपटाउन कॉमेडी क्लब के बाहर साथी स्टैंड अप कॉमेडियन लावर वॉकर पर हमला किया। ऐसा कहा गया कि एप्स और उनके 2 अंगरक्षकों ने वॉकर द्वारा एप्स और कॉमेडियन केविन हार्ट के बारे में पैरोडी वीडियो बनाने के जवाब में ऐसा किया। एप्स ने कथित तौर पर उसके चेहरे पर वार किया और उसके पेट और पीठ पर लात मारी, जबकि अन्य 2 लोगों में से एक ने पीड़ित का सेलफोन फेंक दिया और उसके प्रिस्क्रिप्शन चश्मे को कुचल दिया। अटलांटा पुलिस ने 2 दिन बाद 3 जून को एप्स की गिरफ्तारी का वारंट जारी किया। 17. 2017 के मध्य में एप्स को अपने एक शो के दौरान स्टेज पर कंगारू लाने के लिए आलोचना का सामना करना पड़ा। कई लोगों ने कहा कि जानवर परेशान दिख रहा था। एप्स ने उसे उसकी इच्छा के विरुद्ध पकड़ लिया। बाद में एप्स ने माफी मांगी। उन्होंने कहा कि यह पूरी तरह से अनस्क्रिप्टेड था और उन्हें कभी भी किसी जानवर को चोट नहीं पहुंचानी चाहिए थी। सर्वाइवर एक अमेरिकी रियलिटी टेलीविजन शो है जो स्वीडिश कार्यक्रम एक्सपीडिशन रॉबिन्सन पर आधारित है। प्रतियोगियों को कास्टअवे कहा जाता है और वे एकमात्र सर्वाइवर बनने और $1 मिलियन जीतने के लिए एक दूसरे के खिलाफ प्रतिस्पर्धा करते हैं। 2000 में पहली बार प्रसारित होने वाले इस शो के अब तक कुल 47 सीजन प्रसारित हो चुके हैं। 48वां सीजन अभी प्रसारित हो रहा है। कार्यक्रम को 5 महाद्वीपों पर फिल्माया गया है। प्रतियोगी आमतौर पर शो में शामिल होने के लिए आवेदन करते हैं, लेकिन यह श्रृंखला विभिन्न सीजन के लिए प्रतियोगियों की भर्ती करने के लिए जानी जाती है। सर्वाइवर फिजी के लिए निर्माताओं को अधिक नस्लीय रूप से विविध कलाकारों की उम्मीद थी और उम्मीद थी कि नस्लीय रूप से अलग सर्वाइवर कुक आइलैंड्स की सफलता के बाद अधिक विविध समूह आवेदन करेंगे। जब ऐसा नहीं हुआ तो निर्माताओं ने भर्ती की ओर रुख किया और अंत में केवल एक प्रतियोगी ने वास्तव में शो में शामिल होने के लिए आवेदन जमा किया था। अधिकांश भाग के लिए प्रतियोगी अपने सर्वाइवर की उपस्थिति से पहले लगभग अज्ञात होते हैं, लेकिन कभी-कभी कुछ जाने-माने लोगों को कास्ट किया जाता है। अब तक कुल 733 प्रतिभागियों कास्टअवे ने प्रतिस्पर्धा की है, सर्वाइवर 48 के अनुसार। उनमें से 104 प्रतिभागियों ने कई सीजन में प्रतिस्पर्धा की है। उनमें से 75 ने 2 सीजन में प्रतिस्पर्धा की है, 23 ने 3 सीजन में प्रतिस्पर्धा की है, 6 ने 4 सीजन में प्रतिस्पर्धा की है और रॉब मारियानो ने शो के 5 सीजन में प्रतिस्पर्धा की है। 2 प्रतियोगी रसेल हंट्स और सैंड्रा डियास्ट्विन ने श्रृंखला के अंतर्राष्ट्रीय संस्करणों दोनों मामलों में ऑस्ट्रेलियाई सर्वाइवर में प्रतिस्पर्धा की है।
15 सीजन में वापसी करने वाले खिलाड़ी शामिल हुए हैं या होंगे। 5 में सभी वापसी करने वाले खिलाड़ी सर्वाइवर, ऑल स्टार्स 2004 में, सर्वाइवर, हीरोज बनाम विलेंस 2010 में, 2, सर्वाइवर, कंबोडिया 2015 में, सर्वाइवर, गेम चेंजर्स 2017 में, सर्वाइवर, विनर्स 8 वॉर 2020 में और आगामी सर्वाइवर 50, 3, 4, 6 में नए खिलाड़ियों के साथ जनजातियों में 1 से 4 वापसी करने वाले खिलाड़ी सर्वाइवर, ग्वाटेमाला 2005 में, सर्वाइवर, रिडेम्पशन आइलैंड और सर्वाइवर, साउथ पैसिफिक 2011 में, 5, 6, सर्वाइवर, फिलीपींस 2012 में, सर्वाइवर, एज ऑफ एक्सटिंक्शन 2019 में और सर्वाइवर 4-5, 2023 में, 7, 2 में 10 वापसी करने वाले पसंदीदा लोगों की एक जनजाति फैंस, सर्वाइवर, माइक्रोनेशिया 2008 और सर्वाइवर, कैरामोन 2013 और एक जिसमें 10 खिलाड़ियों का समूह अपने परिवार के सदस्यों के समूह के विरुद्ध खेल रहा है, सर्वाइवर, ब्लड वर्सेस वाटर 2013। 2 अवसरों पर प्रतियोगियों को कास्ट किया गया लेकिन अंततः खेल शुरू होने से पहले बिना प्रतिस्थापित किए वापस ले लिया गया। एक 20वीं प्रतियोगी मॉडल एजेंसी की मालिक मेलिसा मैकल्टी को मूल रूप से सर्वाइवर, फिजी में कास्ट किया गया था लेकिन घबराहट के हमलों के कारण शो शुरू होने से एक रात पहले बाहर हो गई और घर लौट आई। 8, जबकि सर्वाइवर, सैन जुआन डेल सुर में 19वीं और 20वीं प्रतियोगी बहने सो और डू किम को मेडिकल इमरजेंसी के कारण फिल्मांकन से ठीक पहले हटा दिया गया था। 9, सो बाद में अगले सीजन सर्वाइवर, वर्ल्ड्स अपार्ट में दिखाई देंगी। फिजी और सैन जुआन डेल सुर एक असमान लिंग संतुलन के साथ आगे बढ़े, लेकिन क्योंकि फिजी में केवल एक खिलाड़ी ने नाम वापस लिया था, यह शो के इतिहास का एकमात्र ऐसा सीजन है जो विषम संख्या में खिलाड़ियों के साथ शुरू हुआ। मुख्य किंवदंती एलिजाबेथ फ्रेया गर्बस, 1, जन्म 11 अप्रैल 1970, 2, एक अमेरिकी डॉक्यूमेंट्री फिल्म निर्देशक और निर्माता हैं। 3, गर्बस द्वारा बनाई गई उल्लेखनीय डॉक्यूमेंट्रीज में द फार्म, अंगोला, यूएसए, घोस्ट्स ऑफ अबू ग्रीब, बॉबी फिशर अगेंस्ट द वर्ल्ड, लव, मर्लिन, व्हाट हैपेंड, मिस सिमोन और बिकमिंग कॉस्ट्यू शामिल हैं। वह न्यूयॉर्क शहर स्थित डॉक्यूमेंट्री फिल्म निर्माण कंपनी स्टोरी सिंडिकेट की सहसंस्थापक और सहनिदेशक हैं। 4, प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। गार्बस न्यूयॉर्क शहर में पली बढ़ी हैं। 5, वह नागरिक अधिकार वकील मार्टिन गार्बस और लेखिका, चिकित्सक और सामाजिक कार्यकर्ता रूथ मीटिन गार्बस की बेटी हैं। उनका परिवार यहूदी है। 6, 7, 1992 में गार्बस ने ब्राउन यूनिवर्सिटी से इतिहास और सेमियोटिक्स में स्नातक की डिग्री के साथ मैग्ना कम लाउड स्नातक की उपाधि प्राप्त की। 5, आजीविका। हाई स्कूल में रहते हुए गर्बस ने छात्रों के स्कूल के आखिरी दिन के बारे में एक वृत्तचित्र बनाया। 8, फिर ब्राउन में रहते हुए उन्होंने वीडियो प्रोडक्शन की कक्षाएं लीं। 5, कॉलेज के बाद गार्बस ने मीरामैक्स में एक प्रशिक्षु के रूप में काम किया। अंततः फिल्म निर्माता जोनाथन स्टैक के लिए काम करने वाली नौकरी मिल गई। 5, 1998 में द फार्म, अंगोला, यूएसए, जिसे उन्होंने जोनाथन स्टैक के साथ सहनिर्देशित किया था, को अकादमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। इस फिल्म ने संडांस ग्रैंड जूरी पुरस्कार और 2 एमी पुरस्कारों सहित कई पुरस्कार प्राप्त किए। 9, 1998 में उन्होंने ब्राउन यूनिवर्सिटी की पूर्व छात्रा रोरी कैनेडी के साथ मिलकर एक स्वतंत्र डॉक्यूमेंट्री प्रोडक्शन कंपनी मोक्सी फायरक्रैकर फिल्म्स की सहस्थापना की। 9, कंपनी का नाम प्रत्येक महिला की पहले की अलग अलग प्रोडक्शन कंपनियों का संयोजन है। कैनेडी की कंपनी को मोक्सी कहा जाता था और गर्बस की कंपनी को फायरक्रैकर कहा जाता था। 5, 2002 में गार्बस की फिल्म द एग्जीक्यूशन ऑफ वांडा जीन को संडांस फिल्म फेस्टिवल में दिखाया गया था। 9, 2003 में गर्बस ने द नाजी ऑफिसर्स वाइफ का निर्देशन किया, जिसका वर्णन सुसान सारंडन और जूलिया ऑर्मंड ने किया था। 2005 में गार्बस ने अपने साथी रोरी कैनेडी के साथ मिलकर 2002 के न्यूयॉर्क मेयर चुनाव पर आधारित स्ट्रीट फाइट का कार्यकारी निर्माण किया। इसे अकादमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया। 2006 में
इस जोड़ी ने अभिनेत्री रोजी पेरेज के साथ मिलकर उनकी फिल्म यो सोय बोरिकुआ का निर्माण किया। 2007 में गार्बस की फिल्म घोस्ट्स ऑफ अबू ग्रीब का प्रीमियर सनडांस में हुआ और 2007 का उत्कृष्ट नॉन फिक्शन स्पेशल के लिए एमी पुरस्कार जीता। 2007 में गार्बस ने कोमा नामक फिल्म निर्देशित की, जो उसी वर्ष जुलाई में HBO पर प्रसारित हुई। यह फिल्म न्यू जर्सी में JFK जॉनसन मेडिकल फैसिलिटी में इलाज करवा रहे 4 मस्तिष्क घायल रोगियों पर आधारित है। 2009 में गार्बस की फिल्म शाउटिंग फायर स्टोरीज फ्रॉम द एज ऑफ फ्री स्पीच HBO का प्रीमियर सनडांस फिल्म फेस्टिवल में हुआ। 2011 में देयर्स समथिंग रॉन्ग विद आंट डायने को HBO की डॉक्यूमेंट्री फिल्म समर सीरीज का हिस्सा चुना गया था। 2011 में गार्बस ने बॉबी फिशर अगेंस्ट द वर्ल्ड का निर्देशन किया, जिसने 1972 में बॉबी फिशर और बोरिस स्पैस्की के बीच महान शीत युद्ध के प्रदर्शन को दर्शाया। 11 फिल्म का प्रीमियर HBO पर हुआ और इसने सनडांस फिल्म फेस्टिवल के प्रीमियर डॉक्यूमेंट्री सेक्शन को खोला। बॉबी फिशर अगेंस्ट द वर्ल्ड ने 2011 सनडांस फिल्म फेस्टिवल के वृत्तचित्र खंड को खोला, जो मास्टर अमेरिकी वृत्तचित्र फिल्म निर्माताओं के लिए आरक्षित था। 2011 में गार्बस को उनकी फिल्म किलिंग इन द नेम के लिए अकादमी पुरस्कार के लिए दूसरी बार नामांकित किया गया था, जिसे उन्होंने अपने निर्माता साथी रोरी कैनेडी के साथ मिलकर बनाया था। 13 गार्बस की 2012 की फिल्म लव मर्लिन में एलिजाबेथ बैंक्स, एलेन बर्स्टन, ग्लेन क्लोज, वियोला डेविस, जेनिफर एहले, लिंडसे लोहान, लिली टेलर, उमा थुरमन, मारिसा टोमी, इवान राचेल वुड और अन्य ने मोनरो के पहले कभी न देखे गए निजी लेखों को पढ़ा। यह फिल्म 2012 के टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में गाला प्रीमियर के रूप में प्रदर्शित हुई और 2013 में पहली बार HBO द्वारा रिलीज की गई। लव मर्लिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 2012 टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में एक गाला प्रीमियर के रूप में खोला गया और 2013 की गर्मियों में HBO पर प्रसारित किया गया। 2014 में ए गुड जॉब स्टोरीज ऑफ द FDNY, जिसका निर्देशन और निर्माण गार्बस ने किया था, का प्रीमियर HBO पर हुआ और इसमें अनुभवी अग्निशामकों के प्रत्यक्ष अनुभव और पूर्व FDNY सदस्य स्टीव बुसेमी द्वारा लिए गए साक्षात्कार शामिल थे। 2015 में उन्होंने गायिका नीना सिमोन के बारे में एक वृत्तचित्र व्हाट है पंड मिस सिमोन का निर्देशन किया। व्हाट है पंड मिस सिमोन सनडांस फिल्म फेस्टिवल की ओपनिंग नाइट फिल्म थी। इसे 2015 में सर्वश्रेष्ठ वृत्तचित्र फीचर के लिए अकादमी पुरस्कार, 2015 में सर्वश्रेष्ठ संगीत फिल्म के लिए ग्रैमी और वृत्तचित्र में उत्कृष्ट निर्देशकीय उपलब्धि के लिए गार्बस को DGA पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। यह फिल्म नेटफ्लिक्स द्वारा 26 जून 2015 को रिलीज की गई थी। इसने उत्कृष्ट वृत्तचित्र के लिए एमी पुरस्कार जीता। जनवरी 2018 में द न्यूयॉर्क टाइम्स ने घोषणा की कि गार्बस और एक डॉक्यूमेंट्री क्रू मूल रूप से उद्घाटन दिवस से ही न्यूज रूम में रह रहे थे, रूस की जांच और बहुत कुछ तक पूरी पहुंच के साथ। 15-16 द फोर्थ एस्टेट नामक पूरा काम मई 2018 में शो टाइम पर प्रसारित हुआ। 17 मई 2018 में HBO ने गार्बस की डॉक्यूमेंट्री ए डेंजरस सन का प्रीमियर किया, जिसमें 3 परिवारों को दिखाया गया है क्योंकि वे 3 अलग-अलग बच्चों की गंभीर मानसिक बीमारी से निपटते हैं और उपचार पाने और स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली को नेविगेट करने के उनके प्रयास। 18-19 सितंबर 2020 में गार्बस ने ऑल इन द फाइट फॉर डेमोक्रेसी जारी की, जो संयुक्त राज्य अमेरिका में मतदान के अधिकारों के बारे में एक वृत्तचित्र फिल्म है, जिसमें मतदान अधिकार कार्यकर्ता स्टेसी अब्राम्स ने अभिनय किया है और इसमें पूर्व संयुक्त राज्य अटॉर्नी जनरल एरिक होल्डर और तत्कालीन प्रतिनिधि मार्सिया फज सहित अन्य अमेरिकी राजनेता शामिल हैं। 2021 में गार्बस ने नेशनल ज्योग्राफिक डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स के लिए जैक्स कॉस्ट्यू के इर्दगिर्द घूमती एक डॉक्यूमेंट्री बिकमिंग कॉस्ट्यू रिलीज की। 2022 में गार्बस ने है एरी एंड मेघन का निर्देशन किया, जो नेटफ्लिक्स के लिए प्रिंस है एरी और मेघन मार्कल के इर्दगिर्द घूमती एक डॉक्यूमेंट्री सीरीज है। शोनेवीन टेलीविजन इंक, एक जिसे पहले TCF टेलीविजन प्रोडक्शंस इंक, 20वीं सेंचुरी फॉक्स टेलीविजन और 20वीं सेंचुरी फॉक्स टेलीविजन के नाम से जाना जाता था, एक अमेरिकी टेलीविजन प्रोडक्शन कंपनी है जिसका स्वामित्व डिज्नी टेलीविजन स्टूडियो के पास है,
जो वॉल्ट डिज्नी कंपनी के डिज्नी एंटरटेनमेंट बिजनेस सेगमेंट का एक विभाग है। इस कंपनी के प्रोडक्शंस को 20वीं सेंचुरी होम एंटरटेनमेंट बैनर के जरिए वॉल्ट डिज्नी स्टूडियो होम एंटरटेनमेंट द्वारा होम मीडिया फॉर्मेट में पर वितरित किया जाता है। 2. 20वीं टेलीविजन 2019 में डिज्नी द्वारा अधिग्रहित 21वीं सदी फॉक्स की अधिकांश संपत्तियों का हिस्सा थी। 3. 4. कंपनी का वर्तमान नाम 2020 में अपनाया गया था जब डिज्नी ने अधिग्रहित 21वीं सदी फॉक्स संपत्तियों के नाम से फॉक्स शब्द हटा दिया था। 1 अक्टूबर 2024 को एबीसी सिग्नेचर के बंद होने के बाद से 20वीं टेलीविजन एबीसी की प्रमुख टेलीविजन प्रोडक्शन शाखा बन गई है। प्रभागों 20वें टेलीविजन में डिज्नी से पहले और बाद के विभाग हैं। 20वीं सेंचुरी फॉक्स टेलीविजन डिस्ट्रीब्यूशन 2011 से 2020। 20वीं सेंचुरी फॉक्स टेलीविजन की एक टेलीविजन वितरण शाखा जो फॉक्स द्वारा निर्मित और या अधिग्रहित सभी प्रोग्रामिंग के लिए है। कंपनी 2011 से 2020 तक संचालित हुई। एफएनएम एफडब्ल्यूपी 1990 से 1994 सीफ2 की टीवी मूवी निर्माण शाखा। कंपनी को एफएनएम फिल्म्स के नाम से जाना जाता था, जिसका मतलब था फॉक्स नेटवर्क मूवीज। 1993 में कंपनी का नाम बदलकर फॉक्स वेस्ट पिक्चर्स कर दिया गया, जब तक कि इसे तत्कालीन नए फॉक्स 2000 पिक्चर्स डिवीजन के रूप में पुनर्गठित नहीं किया गया। 20वीं सेंचुरी फॉक्स इंटरनेशनल टेलीविजन 2001 से 2002 एक अंतर्राष्ट्रीय टेलीविजन प्रोडक्शन कंपनी और टीसीएफ-टीवी की एक अल्पकालिक इकाई। फॉक्स सर्किल प्रोडक्शंस 1994 से 2005 20वीं सेंचुरी फॉक्स टेलीविजन का एक प्रभाग जो टीवी फिल्में और मूल प्रोग्रामिंग बनाता था। नेशनल स्टूडियोज 1995 से 1998 फॉक्स सर्किल प्रोडक्शंस का एक टीवी मूवी प्रभाग। फॉक्स स्क्वायर प्रोडक्शंस 1987 से 1990 तत्कालीन नई फॉक्स ब्रॉडकास्टिंग कंपनी की एक अल्पकालिक इन-हाउस प्रोडक्शन इकाई। 20वीं सेंचुरी फॉक्स टेलीकम्युनिकेशंस 1982 एक टेलीविजन प्रोडक्शन कंपनी जिसने केवल द हू रॉक्स अमेरिका का निर्माण किया, जो द हू द्वारा निर्मित एक टीवी फिल्म थी। फॉक्स टेलीविजन एनिमेशन 1999 से 2020 डिज्नी टेलीविजन स्टूडियो के स्वामित्व वाली एक अमेरिकी एनिमेशन कंपनी। 1999 में लॉन्च होने के बाद से यह 20वीं सेंचुरी फॉक्स टेलीविजन और 20वें टेलीविजन का एनिमेशन डिवीजन हुआ करता था, लेकिन 2020 में डिज्नी ने घोषणा की कि यह 20वें टेलीविजन से अलग होगा। इतिहास टीसीएफ टेलीविजन प्रोडक्शंस 1949 से 1958। 20वीं सेंचुरी फॉक्स टेलीविजन की स्थापना मूल रूप से 1949 में 20वीं सेंचुरी फॉक्स द्वारा की गई थी, क्योंकि अन्य स्टूडियो टेलीविजन उत्पादन में आगे बढ़ रहे थे। कंपनी को इसकी शुरुआत से लेकर 1958 तक टीसीएफ टेलीविजन प्रोडक्शंस इंक के नाम से जाना जाता था। इसकी पहली टीवी सीरीज यूरोप में क्रूसेड थी, जिसे एबीसी के लिए बनाया गया था। 5. 1955 में फॉक्स ने हॉलीवुड में कंपनी के वेस्टर्न एवेन्यू लॉट पर एक टीवी फिल्म सहायक कंपनी स्थापित करने का इरादा किया, लेकिन यह कभी साकार नहीं हुआ। 6. 7. फॉक्स ने 1955 तक कोई अन्य टीवी शो नहीं बनाया, जब उसने एबीसी के हिट शो डिज्नीलैंड की सफलता के बाद सीबीएस पर अपनी पहली सीरीज द 20th सेंचुरी फॉक्स ओवर लॉन्च की। 8. 1956 में फॉक्स ने अपना दूसरा शो माई फ्रेंड फ्लिका सीबीएस को बेच दिया, जो फ्लिका फिल्म सीरीज पर आधारित है। 9. उस वर्ष के अंत में इरविंग गेशर, जो एक बहुत ही सफल फिल्म निर्माता थे, को टीसीएफ टेलीविजन प्रोडक्शंस का महाप्रबंधक बनाया गया। 10. 1956 में फॉक्स ने ब्रोकन एरो टीवी प्रोजेक्ट को बेच दिया, जो 1950 की इसी नाम की फिल्म पर आधारित है, एबीसी को। 11. 1957 में फॉक्स ने नेशनल टेलीफिल्म एसोसिएट्स (एनटीए) के साथ एक समझौता किया, जिसके तहत हाउ टू मैरी ए मिलियनेयर का निर्माण किया गया, जो 1953 में इसी नाम की फिल्म और मैन विदाउट ए गन पर आधारित थी। एनटीए ने इस सीरीज के वितरक के रूप में काम किया, जिसे एनटीए फिल्म नेटवर्क पर दिखाया जाना था। 16वीं शताब्दी फॉक्स टेलीविजन और मेट्रोमीडिया बायआउट, मर्डोक युग 1985 से 1989। 1985 में स्टीवन बोचको ने एमटीएम और हिल स्ट्रीट ब्लूज कार्यक्रम छोड़ने के बाद एनबीसी अपराध नाटक एले लॉ और एबीसी ड्रामेडी हुपरमैन को शुरू करने के लिए 20वीं शताब्दी फॉक्स टेलीविजन में चले गए
और अपने टेलीविजन स्टूडियो के लिए सफलता की वापसी को चिह्नित किया। 70 उसी वर्ष के दौरान फॉक्स ने सिटकॉम मिस्टर बेलवेडियर के साथ सफलता की ओर वापसी की, जो तुरंत लोकप्रिय हिट था। उसी वर्ष फॉक्स ने अपना सिटकॉम चार्ली एंड कंपनी सीबीएस को बेच दिया, जो केवल एक सीजन के बाद फ्लॉप हो गया। 71 मर्डोक शासन के तहत दूसरा नया सिटकॉम फादर्स एंड सन्स था, जिसे एनबीसी को बेच दिया गया था, जो एक सीजन के बाद भी फ्लॉप हो गया। 72 1986 में फॉक्स ने मेट्रोमीडिया की संपत्ति खरीद ली थी, जिसमें उसके टेलीविजन स्टेशन और वितरण सहायक कंपनी मेट्रोमीडिया प्रोड्यूसर्स कॉरपोरेशन शामिल थी, जो स्मॉल वंडर श्रृंखला का वितरण कर रही थी। 73 74 75 फॉक्स ने एनबीसी पर एलए लॉ के अलावा 1986 से 1987 के टेलीविजन सीजन के लिए विजार्ड को सीबीएस को और हार्ट ऑफ द सिटी को एबीसी को बेच दिया, जिससे फॉक्स के टेलीविजन उद्योग को बचाने में मदद मिली। 76 77 फॉक्स ने स्केच कॉमेडी द ट्रेसी उलमैन शो भी पेश किया, जिसे फॉक्स नेटवर्क के लिए ग्रेसी फिल्म्स द्वारा निर्मित किया गया था, जिसने द सिम्पसंस को पेश किया, जिसकी 1989 में सफलता ने फॉक्स की संघर्षरत टेलीविजन इकाई को बचा लिया। 78 79 फॉक्स ने फॉक्स स्क्वायर प्रोडक्शंस द्वारा आंतरिक रूप से निर्मित सिटकॉम द न्यू एडवेंचर्स ऑफ बीन्स बैक्सटर का भी वितरण किया। 1987 से 88 सीजन के लिए फॉक्स ने सिटकॉम सेकंड चांस को तत्कालीन नए फॉक्स टेलीविजन नेटवर्क को बेच दिया और हुपरमैन के अलावा ड्रामा लेग वर्क को सीबीएस को और सिटकॉम परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस को एबीसी को बेच दिया। 81 82 20वीं टेलीविजन निर्माण शाखा 1989 से 1994 1989 में 20वीं सेंचुरी फॉक्स टेलीविजन के कार्यों को 20th टेलीविजन कॉरपोरेशन ने अपने अधीन कर लिया, जो 20वीं सेंचुरी फॉक्स से अलग इकाई थी। दोनों कंपनियां न्यूज कॉरपोरेशन इकाई फॉक्स इंक की सहायक कंपनियां थीं। यह कदम टेलीविजन प्रोडक्शन को फिल्म स्टूडियो से अलग करने के लिए उठाया गया था, ताकि बाद के उत्पादन को बढ़ाया जा सके। 83 1989 से 90 के सीजन के लिए 20वां टेलीविजन स्टीवन बोचको प्रोडक्शंस के कार्यक्रमों का वितरण कर रहा था, जो एबीसी पर प्रसारित किए गए थे। इस सौदे से बाहर आने वाला पहला व्यक्ति डोगी हावसर, एमडी था, जो हवा पर 4 सीजन तक चला। इस सीजन में द सिम्पसंस के अलावा फॉक्स नेटवर्क के लिए एलियन नेशन और साथ ही एनबीसी के लिए सिस्टर केट को भी पेश किया गया था। 84 1990 के मध्य में 20th टेलीविजन ने सिटकॉम वर्किंग गर्ल को एनबीसी को बेच दिया था। 85 20th टेलीविजन ने फॉक्स टेलीविजन नेटवर्क को इन लिविंग कलर जैसी विविधता श्रृंखला की भी पेशकश की, जिसने कीनन आइवरी वेन्स और डेविड एलन ग्रायर जैसे सितारों की प्रतिभा को पेश किया। 86 1990 से 91 के टेलीविजन सीजन के लिए बीसेथ टेलीविजन ने वर्किंग इट आउट को एनबीसी को बेच दिया और सिटकॉम बेब्स, गुड ग्रिफ और ट्रू कलर्स को भी फॉक्स नेटवर्क को बेच दिया। 20th टेलीविजन ने स्टीवन बोचको प्रोडक्शंस द्वारा निर्मित शो कॉप रॉक को भी एबीसी के लिए एक डेवलपमेंट डील के जरिए वितरित किया। 87 इस सीजन के दौरान 20th टेलीविजन ने द संडे कॉमिक्स को फॉक्स नेटवर्क को खरीद लिया था। 88 1991 से 92 सीजन तक 20th टेलीविजन प्रोडक्शन कंपनी ने कॉमेडी ड्रेक्सेल्स क्लास को फॉक्स नेटवर्क को बेच दिया और स्टीवन बोचको अपराध ड्रामा सिविल वॉर्स को एबीसी को वितरित किया। 90 20th टेलीविजन ने मिडसीजन कार्टून कैपिटल क्रिटर्स को भी वितरित किया, जो हन्ना बारबरा और स्टीवन बोचको के बीच एक संयुक्त उत्पादन था। 1992 के वसंत में एबीसी को 91 फॉक्स कॉमेडी स्टैंड बाय योर मैन के साथ, जो 20th टेलीविजन और ब्रिटिश निर्माता एलन मैककाउन के विजेंट प्रोडक्शंस के बीच एक अनुबंध का हिस्सा था। 92 इसके अलावा 1991 में डेविड ई केली, जिन्होंने स्टीवन बोचको, एलए लॉ और डोगी हावसर, एमडी के लिए 2 शो का निर्माण किया था, ने घोषणा की कि वह सीबीएस और 20th टेलीविजन के साथ एक संयुक्त समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए छोड़ रहे हैं। 93
सौदे से बाहर आने वाला पहला कार्यक्रम पारिवारिक ड्रामा पिकेट फेंस था, जिसका प्रीमियर 1992 से 93 के सीजन में हुआ था। 1992 में पीटर रोथ, जिन्होंने स्टीफन जे. कैनेल की प्रोडक्शन कंपनी छोड़ दी थी, 20वें टेलीविजन में शामिल हो गए और बाद के सीजन के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1992 से 93 के सीजन में 20th टेलीविजन ने सिटकॉम रिदम एंड ब्लूज को एनबीसी को बेच दिया, लेकिन यह रेटिंग्स में पकड़ बनाने में नाकामयाब रहा। 94 इसके बाद ब्रिटिश आधारित विजयन प्रोडक्शंस, 20th टेलीविजन और सीबीएस एंटरटेनमेंट प्रोडक्शंस, डडली के बीच एक संयुक्त उत्पादन हुआ, जो डडली मूर के लिए एक वाहन था, जो 1993 के वसंत में प्रसारित हुआ, लेकिन यह भी रेटिंग्स में पकड़ बनाने में नाकामयाब रहा। 96 कंपनी ने फॉक्स नेटवर्क के लिए आधे घंटे के अपराध नाटक लाइकली सस्पेक्ट्स का भी वितरण किया था, जिसका निर्माण 4 पॉइंट एंटरटेनमेंट द्वारा किया गया था। 97 1992 के मध्य में अभिनेता चेवी चेस को 20वें टेलीविजन के साथ एक देर रात के कॉमेडी शो में अभिनय करने का 100। तो दोस्तों अपकमिंग जो एपिसोड है एक 9 अप्रैल यानी कि आज के दिन देखने को मिल गया है। बाकी इसके बाद ये हमें तकरीबन 16 अप्रैल, 23 अप्रैल और 30 अप्रैल तक मिलाकर टोटल हमें इस महीने के एंड तक सारे एपिसोड इसके हमें देखने को मिल जाएंगे। तो आप एक जैसे पर वीक इसके एपिसोड देख पाओगे हुलू के ऊपर, साथ ही साथ इंडिया के अंदर डिज्नी पर। बाकी मैंने पूरी जानकारी इसके बारे में बता दी है। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाकर इसे ऑल पर सेट कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।